सो व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रतोष चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बुक 2 के चैप्टर 1 द स्ट्रक्चरल चेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। आप हमारे देश की अगर हिस्ट्री को देखेंगे, हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज चलता था, जो नियरली 200 ईयर्स का था, उस एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आजकल के ज़माने में भी हमारे देश की बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड है या उनके एक्सपीरियंस के कारण ही हम लोगों ने बनाई है। फॉर एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, हमारी जो सोशल रिफॉर्म्स है, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, आर लॉज, आर पॉलिटिकल लाइफ, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर इंडस्ट्रीज और आर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर है, आर अर्बन सेंटर्स लाइक सिटीज़ एंड आर रूरल सिस्टम्स जो हमारे विलेजेस है, हैव ऑल बीन शेप्ड बाय द पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंस वी हैड विद द कोलोनियलिज्म। कोलोनिज्म के साथ हमारा एक्सपीरियंस कब हुआ था? जब हमने ब्रिटिशर्स के अंदर हम लोग थे, जब उनके रूल के अंदर हम लोग आते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि हमने उनको कैसे अडॉप्ट किया उनके लाइफस्टाइल को। वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा जुडिशरी सिस्टम, या फिर हमारा जो प्रोटेक्शंस है, जो मतलब पुलिस है, यहाँ तक कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम, ये सारी सिस्टम ही ब्रिटिश मॉडल से हूबहू मिलती है। हम लोग ब्रिटिशर्स की तरह ही रोड के लेफ्ट साइड पे ड्राइव करते हैं, जैसे बाकी देशों में राइट लेन पे चलाते हैं, इसलिए दे हैव द लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स, पर हमारे यहाँ पे कार्स आर राइट हैंड ड्राइव, और इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो हम लोग यहाँ पे भी उनको कॉपी करते हैं। हमारे देश के कई सारे कैंटीन्स और ईटरीज जो रस्तों में होते हैं, रोड साइड कैंटीन्स, ईटरीज, यहाँ पे आप लोग जैसे हम लोग अगर कोई ट्रेन में सफ़र करता होगा मेरा व्यूअर, तो उसको समझेगा कि हमारे ट्रेन में भी हमको ब्रेड ऑमलेट बहुत फेमस है, या कटलेट्स, ये सब भी ना हम लोग ने ब्रिटिशर्स से सीखा है। फिर हमारे जो बिस्किट्स का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है ब्रिटानिया, आपको नाम से समझ में आता होगा कि ये ब्रिटेन के बाद इसका नाम रखा गया है। हमारे देश के कई स्कूल यूनिफॉर्म्स में नेकटाई दी जाती है, और उसी नेकटाई देने के बाद हम उनके यूनिफॉर्म को या स्कूल को ज़्यादा सुपीरियर या ज़्यादा फॉर्मल समझते हैं। सो दिस आर ऑल द वेज इन विच वी आर ट्राइंग टू कॉपी द ब्रिटिशर्स और ट्राइंग टू अडॉप्ट। जैसे हम लोग 11th में भी पढ़ा था संस्कृताइजेशन के बारे में, कि लोअर कास्ट पूजा पाठ करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते, दैट दे ट्राई टू बिकम लाइक द अपर क्लास, और क्या बोल रहे थे, ब्राह्मणास। यहाँ पे हम कैसे देख रहे हैं कि हम लोगों ने, हमारे इंडियंस आर ट्राइंग टू बिकम एज द ब्रिटिशर्स। आप यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हो कि इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टू शो हाउ इट्स मेनी इम्पैक्ट हैज़ बीन मेनी साइड, मतलब उसके जो इम्पैक्ट है वो मेनी साइडेड रहे हैं एंड पैराडॉक्सिकल इन इंडिया। तो वो वन फोल्ड नहीं है, उसके मेनी फोल्ड्स है उसके इम्पैक्ट्स के। As English is not only widely used in India, but we now have impressive body of literary writings in the Indians. So हमारे जो देश के इंडियंस हैं, हमारे सारे भाई बंधु लोग हैं, आप देख सकते हो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी भाषा में, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश में, बड़े बड़े सुंदर सुंदर बहुत लाइक बेस्ट सेलर बुक्स और राइटिंग्स लिखी हुई है। तो हम लोगों ने एक तरह से उस पर महारत, इंग्लिश में हमने महारत तक हासिल कर लिया है। Then the knowledge of English has given Indians an edge in the global market. तो ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे कि जिस बंदे को इंग्लिश आती है उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है दैन द पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पे कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, कुछ कंट्रीज़ में लोग इंग्लिश नहीं यूज़ करते, उन हिसाब से हमको ग्लोबल मार्केट में एक एज मिलता है। इसलिए आपने सुना होगा कि एक इंडियन पूरे दुनिया में रहता है, मतलब हम इंडियंस पूरे दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं। इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज। हमारे देश में आप ये समझते ही होंगे कि इंग्लिश स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज। नॉट नोइंग इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज दैट टेल्स इन द जॉब मार्केट। ये जो इंग्लिश ना जानने की एक डिसएडवांटेज है, इसके बारे में आपको बेहतर तब पता चलता है जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो। आप जब जॉब की हंट करते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको तब लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब हर केस में नहीं मिलता, पर आज के डेट पे भी ऐसे केसेस है जब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, वो आपका पूरा का पूरा कैली और कैलिबर को डिफाइन करता है। एट द सेम टाइम, for those people who traditionally deprived from access of formal education, such as Dalits or the tribals or the lower caste people, knowledge of English may have opened doors of opportunities that were formerly closed. तो ये जो दलित लोग हैं या फिर जो लो क्लास के लोग हैं, इन लोगों को अपना मतलब मशीन लर्निंग, मतलब अपना प्रैक्टिकल लर्निंग अगर उतना अच्छा हो या ना हो, प्रैक्टिकल्स में उतना अच्छे हो या ना हो, अगर उनकी इंग्लिश वो लोग सीख गए टूटी फूटी से, पर अगर वो इंग्लिश सीखने लगे तो उनके लिए जो सोसाइटी ने कई सारे दरवाजे बंद किए थे वो इनके लिए खुल जाते। सो हम बेसिकली इस चैप्टर में वी विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट colonialism brought in. So therefore we will discuss about the need to shift from this broad impressionistic view to a clearer understanding of colonialism as a structure and a system.
तो हम लोग ने ये तो एक ब्रॉड व्यू रखा हुआ है कॉलोनिज्म के बारे में, इससे हम लोग थोड़ा एक हटके जाकर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम ऑफ कॉलोनिज्म. कॉलोनिज्म ब्रॉट इनटू बीइंग न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडिया. आपने इस चैप्टर में देखेंगे बेसिकली हम लोग इन दो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करेंगे. कौन सी दो स्ट्रक्चरल चेंजेस? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. All these structural changes accompanied by cultural changes which we look into the next chapter. तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है कल्चरल चेंजेस. तो वही बोल रहे हैं कि जो मतलब एक स्ट्रक्चरल चेंज ना अकेले नहीं होता, उसके होने के लिए साथ में ना कल्चरल चेंजेस भी होते हैं. तो इन कल्चरल चेंजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे. अंडरस्टैंडिंग colonialism. Colonialism simply means the establishment of rule by one country over another. तो जैसे आपने देखा होगा, मतलब आपको पता ही होगा कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, तो इसी चीज़ को कि लाइक समवन इज रूलिंग ओवर यू, इसी चीज़ को कॉलोनिज्म कहते हैं. तो कॉलोनिज्म क्या है, ये ना 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आता है. इट सिंपली इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर. पर इन मॉडर्न पीरियड वेस्टर्न कॉलोनिज्म हैज़ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट. तो मतलब ये जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा में आप देख सकते हो कि ये जो वेस्टर्न कॉलोनिज्म है इसका एक ग्रेटर इम्पैक्ट देखा गया है. कि जो आपको अभी इंग्लिश आती है या फिर अभी सब लोग ज़्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं, हम लोग अभी अपने ट्रेडिशनल वेयर्स नहीं पहन के हम लोग जीन्स वेयर पहनते हैं, डेनिम पहनते हैं. तो मतलब यहाँ पे उसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे देश के पास्ट के बारे में बोला गया है कि लाइक इंडियाज पास्ट हैज़ बीन मार्क्ड बाय एंट्री ऑफ न्यूमरस ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट टाइम्स. तो आप जो जानते ही होंगे कि डच हमारे देश में आए, स्पेनियर्स आए, पोर्टुगीज आए, फ्रेंच के पीपल आए, मतलब फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए. तो मतलब हमारे देश में अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कई सारे लोग आए टू ट्राई टू रूल और एस्टैब्लिश द रूल ओवर अस. सो ये लोग अलग अलग देश, मतलब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रहे एंड दे ट्राई टू कंस्टिट्यूट व्हाट इज इन दिस मॉडर्न इंडिया. कि मतलब उनके अलग, अब अभी हमारे देश में जाओगे तो आपको अभी भी कुछ कुछ हिस्सों में ना इनके छाप दिखेंगे. कुछ पोर्टुगीज लोग हैं, कुछ लोगों की मतलब बोलचाल में पोर्टुगीज या फिर फ्रेंच एक्सेंट आता है या फिर फॉरेन एक्सेंट आता है. आपको एंग्लो इंडियंस दिखेंगे. तो ये अभी भी आपको दिखता है इनकी झलकियाँ. द चेंजेस इट ब्रॉट इन वे फार रीचिंग एंड डीप. तो जो कॉलोनियलिज्म हमारे देश में चेंजेस लाया, दैट ऑफ फार रीचिंग एंड डीप. देयर इज अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स एंड दैट ऑफ कैपिटलिस्ट टाइम. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 मार्क के लिए आता रहता है. तो आप इसको जरूर मार्क कीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लाइक डिफरेंस बिटवीन में. तो आप क्या लिखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द आउटराइट पिलेज, द प्री कैपिटलिस्ट कॉन्करर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द डोमिनेशन बाय एक्सैक्टिंग अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट. तो ये जो मतलब प्री कैपिटलिस्ट कॉन्करर्स थे, ये बेनिफिट करते थे बाय डोमिनेटिंग द कंट्री एंड एग्जैक्टिंग अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट. वो कभी ना आपके जो इकोनॉमिक बेस है, आप किस तरह से पैसे कमाते हो, इससे वो लोग छेड़छाड़ नहीं करते थे. उनको बस इतना था कि एक फ्री फ्लोइंग अमाउंट ऑफ पैसे उनको चाहिए, वो ट्रिब्यूट हमेशा बहनी चाहिए, वो ट्रिब्यूट महीने के आखिर में उनके पास आ जाना चाहिए. उनको उससे ज़्यादा कुछ और फर्क नहीं करता था. दे सिंपली टुक द ट्रिब्यूट दैट वॉज स्कीम्ड ऑफ द इकोनॉमिक सरप्लस दैट वॉज प्रोड्यूस ट्रेडिशनली इन द सबजुकेटेड एरियाज. वो लोग मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर आपका लॉस हो गया तो नहीं चाहिए. वो कभी कभार कुछ एम्पायर्स में होता था वैसे, पर ज़्यादातर में ऐसे ही केस देखा जाता है कि आपको जो इकोनॉमिक सरप्लस है उसमें से एक परसेंटेज उनको चाहिए. इन कंट्रास्ट टू ऑल दीज, ब्रिटिश कोलोनियलिज्म विच वॉज बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम डायरेक्टली इंटरफियर टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट. तो अपना ग्रेटेस्ट प्रॉफिट इंश्योर करने के लिए और ब्रिटिश कैपिटलिज्म को बेनिफिट करने के लिए ब्रिटिश कोलोनियलिज्म ने लाइक डायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक बेस के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट किया था. एवरी पॉलिसी वॉज गेयर टूवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म. तो आप ये समझ रहे हैं कि मतलब इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए थे, दो स्टेप्स वर टेकन टू इंश्योर द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिज्म. वो हमारे इंडियन कैपिटलिज्म या हमारे इंडिया के बारे में कुछ नहीं सोचते थे. उनके लिए हम इंडियंस से बेसिकली पैसे बनाने वाली मशीन, वी वर लाइक प्रिंटिंग प्रेस. तो उनको हमसे पैसे को मतलब था, वो उस पैसे कैसे निकालेंगे और वो पैसे कहाँ जाएंगे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था. फॉर इंस्टेंस इट चेंज द वेरी लॉस ऑफ लैंड. उन्होंने हमारे लैंड लॉस चेंज किए. इट चेंज नॉट जस्ट द लैंड ओनरशिप, उसने सिर्फ लैंड ओनरशिप भी चेंज नहीं किया, बट दे ऑल्सो डिसाइडेड व्हाट क्रॉप्स टू बी ग्रोन या फिर व्हाट क्रॉप्स नॉट टू बी ग्रोन. तो उन्होंने इनको भी डिक्टेट करना स्टार्ट किया. मतलब देखो हमारे देश की ज्योग्राफी ऑब्वियसली उनके देश की ज्योग्राफी से डिफरेंट है. हम यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं वो हमारे देश के लोगों को इतने सालों के एक्सपीरियंस से पता होगा. वो लोग जस्ट अभी इंडिया में आए हैं, वो अगर डिक्टेट करेंगे तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब क्या होगा. ज्यादातर केसेस में लॉस होता था, पर उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया. वो लोग तो मतलब उनको जब ये ग्रो करने के लिए बोलते थे वो लोग लोन देते थे, तो ये लोन के हमको तो वापसी करनी पड़ती है, पैसे तो वापस करने पड़ते. तब ये लोग अपना असली रंग दिखाते थे, मतलब किसी भी हाल में उनको पैसे लगते थे वापस. तो मतलब भाई आइडिया भी आपका, आपके कारण ही हमारा लॉस हुआ, फिर भी आपका लोन भरने के लिए हम लोग गरीब होते रहे. वाह भाई वाह. इट मेडल्ड
विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, उन्होंने हमारे देश के जो सेकेंडरी सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके साथ भी छेड़खानी स्टार्ट की. इट ऑल्टर्ड द वे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टुक प्लेस. इट एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट. अब देखिए, उन्होंने जब अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छेड़छाड़ कर दिया, उन्होंने हमारे प्राइमरी सेक्टर को भी हिला दिया. अब उन्होंने हमारे देश के ट्राइब्स को तंग करना स्टार्ट किया. इट एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट. इट क्लियर ट्रीज एंड स्टार्टेड टी प्लांटेशंस. तो अभी मतलब इसने क्या किया, टी प्लांटेशंस आर मोर मतलब प्रॉफिटेबल देन हमारे जो पेड़ पौधे जो हमारे ट्रीज थे उससे. तो उन्होंने क्या किया, जस्ट टू क्रिएट टी प्लांटेशन, जो अभी आप अपने आसाम और दार्जिलिंग में बहुत सारी देख सकते हो, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने पहले फॉरेस्ट एक्ट को इंप्लीमेंट किया, जिस कारण उन्होंने सारे फॉरेस्ट को खाली कर दिया और वहाँ पे टी प्लांटेशन स्टार्ट किए. इट ब्रॉट इन फॉरेस्ट एक्ट्स दैट चेंज द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट. पैस्टोरलिस्ट थी, जो तुम्हारे ट्राइबल्स थे, इनकी लाइफ बदल गई, क्योंकि इन्हीं जंगलों में तो वो लोग बचपन से रह रहे थे. अभी अचानक से ब्रिटिश आ गए, वो लोग बोलते कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे टी प्लांटेशंस बनेंगे, हम बाहर से लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जिससे वो लोग यहाँ पे काम करें कम कम दामों में, आप यहाँ पे नहीं रह सकते. और कंपनसेशन भी कम क्या मिलेगा किसी को नहीं पता. They were prevented, मतलब जो pastoralists थे, they were prevented from entering many forests that had earlier provided them valuable forage for their cattle. तो अभी इनके कैटल को अगर ये फोरेज ही नहीं मिलेगा तो सस्टेन कैसे करेंगे. और ये जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं ना, आप इनको ज़्यादातर समझोगे कि ये लोग सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इनका क्या बिजनेस होता है, ये लोग अपने कैटल का दूध बेचते या फिर उसका मीट बेचते. तो ये लोग वो एनिमल हस्बेंड्री में रहते हैं. तो अगर इनको अगर वो मतलब फॉरेस्ट से उनको अगर वो ग्रेजिंग नहीं मिलेगा, उनका जो ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स थे वो उनको नहीं मिलेंगे, तो उनका ये सब कैसे चलेगा काम धंधा. तो वो सबकी लाइफ को मतलब सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉय कर रहे थे धीरे धीरे. कॉलोनियलिज्म ऑल्सो लेड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल. अभी हम जो हमारे देश में अलग अलग हिस्सों से एक दूसरे जगहों पे मूवमेंट हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे थे लोगों के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू आसाम टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन. जो मैंने बोला कि मतलब अलग अलग जगह से उनको इम्पोर्ट किया जाएगा, बाहर से भी लोगों को लाया जाता था, उनको कम दामों में काम कराते थे. मतलब बाहर से कौन से, जो बाकी ब्रिटिश कोलोनाइज कंट्रीज थे वहाँ से. A newly emerging middle class, particularly from the British Presidency regions of Bengal and Madras, moved as government employees, and professionals like doctor, lawyers moved to different parts of the country. तो ये जो आपके कोस्टल एरियाज थे, बंगाल, मद्रास, फिर आपका मुंबई, मतलब ये सब जगहों में, सॉरी बॉम्बे, तब के टाइम पे तो बॉम्बे था, तो ये सब जगहों से जो एक मतलब एक नया क्लास बनने लगा, वो क्या था, इट वॉज द न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास. ये लोग यहाँ पे मूव करने लगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जब हमारे देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी या फिर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. तो ये लोग मिडिल क्लास है ना, तो इन लोगों की तो पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, लाइक दे आर द सॉर्ट ऑफ अपर क्लास. तो उन लोगों के लिए उन लोगों ने उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर स्टार्ट किए थे. तो इसके लिए भी ट्रांसफर्स होने लगे. तो मतलब या तो आपके ये देश के गरीब लोग आते थे टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए, तब कमाई अच्छी होती थी उसमें, या फिर मिडिल क्लास जाता था उन जगहों पे जहाँ पे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पोस्टिंग मिलती थी. यहाँ तक कि जो बहुत गरीब लोग थे, दे वर ऑल्सो कार्टेड इन शिप्स. उनको शिप्स में कार्टन्स में भरकर एक साथ मजदूरों की तरह इंडिया से बाहर भेज दिया जाता था. इन डिस्टेंट लैंड, लाइक जो ये भी कॉलोनाइज लैंड ही थे जो मैंने आपको पहले बोला था. तो ये लोग कहाँ कहाँ जाते थे, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज, दोनों नॉर्थ एंड साउथ. सो मैनी डाइड ऑन देयर वे, मैनी कुड नॉट रिटर्न. टुडे मैनी ऑफ द डिसेंडेंट्स आर नोन एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. After 1834 till 1920, ships left from the ports of India on regular basis, carrying people of various religion, gender, classes and castes, destined to work for a minimum of 5 years. तो इनको एक बार में 5 साल तक वो लोग उन जगहों में लेके जाते थे काम करने के लिए. एंड दीज वर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मॉरिशस के प्लांटेशन के बारे में. तो वो मॉरिशस के प्लांटेशन का जो रिक्रूटिंग ग्राउंड होता था, तब पे आपको नाम से पता चलेगा, जो बिहार है, आप जानते हो कि बिहार और यूपी में लोग जो है वो गरीब रहते हैं, तो यहीं पे उनका रिक्रूटिंग ग्राउंड होता था. एंड इन पर्टिकुलर आप डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है. पटना जो बिहार का कैपिटल है, गया, अरह, सरन, तिरहुट, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर एंड पूर्णिया. टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स रूल, colonialism introduced a wide array of changes in every sphere, be it legal or cultural, even the architectural. Some of these changes were deliberate, पर कुछ तो ऐसे भी थे जो अनइंटेंडेड थे पर फिर भी हो गए. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बहुत टीचर्स ने पहले भी समझाया होगा इसके बारे में, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है अनइंटेंडेड फैशन के चेंज का कोलोनिज्म के बाद, कि मतलब वेस्टर्न एजुकेशन हमारे देश में इंप्लीमेंट करवाई गई थी फॉर कि लाइक हमारे देश के लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो हम इनके लोग के लिए काम करेंगे, हमारे देश के सारे लोग इनकी बातें मानेंगे, इनको फिर हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है हमसे कन्वर्स करने के लिए, हम खुद इंग्लिश में इनसे बात करेंगे. तो इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन को हमारे देश में इंट्रोड्यूस करवाया गया था. बट फाइनली हुआ क्या, दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस. तो जब हम लोग पढ़ लिख गए, हम लोग कॉन्शियस हो गए कि भाई ये सब सही नहीं है, हमें इसके खिलाफ विरोध करना है एंड ऑल.
आज जैसे आप खुद भी जानते हो कि मतलब महात्मा गांधी पहले से ये सब नहीं करते थे। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए लॉयर की पढ़ाई करके, वहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ पढ़ाई आवाज़ उठाया था। यहाँ पे आके उनको कॉन्शियसनेस आया कि मतलब यहाँ पे देश में भी गलत हो रहा है सब कुछ, तब उन्होंने आवाज़ उठाया। तो मतलब जब पढ़ लिख गया वो जब समझने लगे आपने जब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तब आपने ये सब कॉन्शियसनेस, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस या फिर ग्रोथ ऑफ एंटी नेशनलिस्ट बिहेवियर, ये सब आने लगा। सम बेसिक फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो अभी हम लोग जो हमारे कैपिटलिज्म के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट विद इन द मार्केट सिस्टम। तो ये कैपिटलिज्म का 1 मार्क का डेफिनेशन है, आप ये मार्क कर लीजिए। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स विद इन द मार्केट सिस्टम। कैपिटलिज्म इन द वेस्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कैपिटलिज्म ये वेस्ट में इमर्ज कैसे हुआ? जब यूरोप के लोगों ने, मतलब यूरोपियन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ था पूरे दुनिया का, तो उन्होंने जो दुनिया में जा जाकर प्लंडर किया उनके वेल्थ को, रिसोर्सेज का, एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स हार्नेसिंग टू बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये सब देखकर ही कैपिटलिज्म ग्रो होने लगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो व्हाट मार्क्ड कैपिटलिज्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज इट्स डायनामिज्म। तो ये जो कैपिटलिज्म था जो डायनामिक नेचर था और इट्स पोटेंशियल टू ग्रो, एक्सपैंड, इनोवेट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेबर इन अ वे बेस्ट अश्योर टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। इस कारण ही कैपिटलिज्म को ज्यादा पहचान मिली और बाहर में इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला। वॉट इट मार्क टू, मतलब इसके साथ उसका और एक नेचर था जो ग्लोबल नेचर था, कि ग्लोबली इन्वॉल्व होता था, मतलब ग्लोबली कहीं पे भी इसको हम लोग यूज कर सकते थे, इसको कहीं पे भी अडॉप्ट किया जा सकता था। ये भी इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा के पात्र बनाता था। वेस्टर्न कोलोनियलिज्म was inextricably connected to the growth of Western capitalism। तो ये जो वेस्टर्न कोलोनियलिज्म है और जो कैपिटलिज्म में ग्रोथ है, ये दोनों ही ना बहुत हद तक कनेक्टेड थे। If capitalism became the dominant economic system, nation states became the dominant political form। तो मतलब ये आपको ये समझ में आ गया। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप जैसे आपको अभी लगता होगा कि नेशन स्टेट्स या फिर नेशनलिटी या हमारा नेशन का सिटीजनशिप, ये सब बहुत नॉर्मल या आम बात है। पर पहले के ज़माने में जो मतलब कह सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पासपोर्ट्स ना बहुत वाइडली देखे नहीं जाते थे फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स, और बहुत कम एरियाज ऐसे थे जहाँ पे 1 या 2 लोगों के पास पासपोर्ट्स होते थे। Societies were however not always organized on these lines. Nation states pertain to a particular type of state, characteristic of the modern world। यहाँ पे गवर्नमेंट के बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है 1 मार्क को, तो आप लिख सकते हो। अ गवर्नमेंट हैज सॉवरेन पावर विद इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया एंड द पीपल आर सिटीजन्स ऑफ अ सिंगल नेशन। तो अभी आपने देख लिया कि गवर्नमेंट का जो सॉवरेन पावर होता है वो एक डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया तक ही होता है। तो ये उसका छोटा सा डेफिनेशन होता है, या फिर आपको बोल सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए फैक्ट। डेफिनेशन तो ये होता नहीं है। एंड द पीपल आर सिटीजन्स ऑफ अ सिंगल नेशन, तो ये बहुत आम बात है। पर आप कुछ कुछ कंट्रीज या नेशंस में देख सकते हो कि लोगों के पास डबल सिटीजनशिप भी होती है। जैसे एक टाइम पे आप जानते होंगे कि जब मतलब आर्टिकल 370 का जब नहीं हुआ था, तब स्क्रैप आउट नहीं हुआ था, तब कश्मीर के लोग कश्मीर के भी सिटीजन थे और इंडिया के भी सिटीजन थे। नेशन स्टेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जो नेशन स्टेट्स होते हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद राइज ऑफ द फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म। तो आप ये प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म अज्यूम्स that any set of people have a right to be free and exercise sovereign power। तो नेशनलिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी इंसान के पास ऐसा राइट है कि वो फ्री और सॉवरेन पावर एक्सरसाइज कर सके। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज। टॉपिक 1.2 अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द colonial experience। Industrialization refers to the emergence of machine production based on use of inanimate powers, resources like steam और electricity। तो ये इसका 1 मार्क डेफिनेशन हो गया, आप प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। By contrast, a prime feature of industrial society today is that a large majority of employed population works in factories, offices or shops rather than agriculture। तो अगर आप ये मानते हो कि मतलब आपके देश में ये हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आप ये देखोगे कि जो मतलब प्राइमरी सेक्टर में पब्लिक का अक्यूमुलेशन था कि सपोज 90% आपके देश के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज ही फॉलो करते थे, ये खेती बाड़ी जैसे चीज़ें, वो वहाँ से डिक्रीज होके सपोज वो अभी 45% हो जाएगा और 30% लोग टर्शियरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर्स में काम करने लगेंगे। ओवर 90% ऑफ पीपल इन द वेस्ट लिव इन टाउन्स एंड सिटीज वेयर मोस्ट जॉब्स आर टू बी फाउंड एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आर यूजुअली क्रिएटेड। तो वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 90% ऑफ पीपल लिव इन सिटीज और टाउन्स।
यहीं पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी और क्रिएट होती है. नॉट सरप्राइजिंगली देयरफॉर वी एसोसिएट अर्बनाइजेशन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसलिए हम लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. फॉर इंस्टेंस इन ब्रिटेन द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन was also the earliest to move from being a rural to a predominantly urban country. In 1800, आप यहाँ पे थोड़े आंकड़े देख सकते हैं, कुछ important है. In 1800, under 20% of our population lived in towns and cities, with more than 10,000 inhabitants. फिर ये 1900 में क्या हुआ, ये 20% ही 74% बन गया. मतलब 100 सालों में इतना बड़ा जंप. The capital city London was home to about 1.1 million people in 1800. It increased its size to a population of over 7 million. 7 मिलियन से ज़्यादा लोग लंदन में रहने लगे बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. तो मतलब करीब करीब 200 सालों में नियरली 7 मिलियन से पॉपुलेशन बढ़ गई लंदन में. आप ये अभी आप वहाँ पे इमिग्रेशन से भी कह सकते हो या फिर वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण कह सकते हो. लंदन वॉज देन बाय फार द लार्जेस्ट सिटी एवर सीन इन द वर्ल्ड, अ वास्ट मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर एट द हार्ट ऑफ द स्टिल एक्सपेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर. In India, the impact of very same British industrialization led to de-industrialization. तो जो चीज़, जो फैक्टर से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया, वो सेम फैक्टर ने हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया. एंड डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स. तो मतलब ये आपको कैसे हुआ, ये आपको कैसे समझेगा, यहाँ पे देखिए आप. जस्ट एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, तो जैसे ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर बढ़ने लगा तो वहाँ पे मतलब देश, मतलब ब्रिटेन का जो डिमांड था वो पहले मतलब अपना इंडिया के कोस्टल सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये सब बढ़ते थे. तो मतलब अगर आपका डिमांड था तो वो हमारा देश पहले सफाइस करता था. अब क्या हुआ, अगर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन में बढ़ने लग गई तो भाई फिर वो तो हमसे लेगा नहीं ना, वो तो खरीदेगा नहीं. अगर वो खुद ही बनाता है तो वो खरीदेगा नहीं, वो बेचने लगेगा. तो यही हुआ, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे लाइक ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरर्स, इनका एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने लगा इन फेस ऑफ द चैलेंज ऑफ मैनचेस्टर. तो हम लोग मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब हमारे देश में तो जो ट्रेडिशनल्स थे वो लोग तो मतलब हाथ का काम करते थे, तो वो महंगा भी होता था और बहुत धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बनता था. मैनचेस्टर में कंपटीशन जब क्या था, वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वहाँ पे मशीन चीज़ें बनाता था, जिस कारण हाथ का काम नहीं होता था, जिस कारण वहाँ पे पैसे कम लगते थे, हर चीज़ के, हर चीज़ का दाम कम था और वहाँ पे वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, जिस कारण हम लोगों की जो एक्सपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई. फॉर द डिक्लाइन ऑफ सिटीज सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम, वाइल बॉम्बे एंड मद्रास ग्रू. तो मतलब अभी आपका ये एक्सपोर्ट, कॉटन सिल्क का एक्सपोर्ट गिरा है, तो इस कारण सूरत, मसूलीपट्टनम में डिक्लाइन देखी गई है. पर बॉम्बे, मद्रास और जो बंगाल है, ये सब में तो आप जानते हो कि यहाँ पे तो ये कोस्टल सिटीज़ है, तो हमारा देश जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा वो यहीं से एक्सपोर्ट होगा. इस कारण ये लोग अभी भी ग्रो कर रहे थे. व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर इंडियन स्टेट्स, टाउन लाइक धंजावुर, ढाका एंड मुर्शिदाबाद, दे लॉस्ट देयर कोर्ट्स एंड देयरफॉर सम ऑफ द आर्टिशंस एंड कोर्ट जेंट्री. तो जब ब्रिटिशर्स ने इन पे कब्जा किया तो यहाँ का कोर्ट कल्चर तबाह हो गया, जिस कारण यहाँ पे जो आर्टिशंस थे या फिर जो कोर्ट जेंट्री थे, कोर्ट के अंदर जो काम करते थे, वो सब लोग ने अपनी नौकरी छोड़ दी. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, with installation of mechanized factory industries, some towns became much more heavily populated. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद थोड़े बहुत टाउन्स को देखा गया जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी. अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स like the high quality silk and cotton of Dhaka or Murshidabad must have been hit first by almost simultaneous collapse of indigenous coat demands. तो मतलब आपने जब ये देखा कि मतलब तंजावुर, ढाका और मुर्शिदाबाद में कोर्ट्स का डिक्लाइन हुआ, तो मतलब समझ लो राजा लोग जो हमारे रॉयल फैमिलीज थे वो ये ऐसे अर्बन लग्जरीज को अफोर्ड करते थे हमारे देश में. तो अगर जब ये लोग ही तबाह हो गए, जब इन लोगों का डिक्लाइन हो गया, तो इन लोगों से ऑर्डर मिलना भी बंद हो गया, जिस कारण जो इनको सप्लायर्स थे, ये ढाका और मुर्शिदाबाद के हाई क्वालिटी सिल्क एंड कॉटन सप्लायर्स, इनका भी डिक्लाइन देखा गया, as they both were highly dependent on each other. Unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into urban areas, in India, the initial impact of same British industrialization led to more people moving into agriculture. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1911 वॉल्यूम 1 पेज 408. Extensive importation of cheap European piece goods and utensils on the establishment in India itself of numerous factories of the western type have more or less destroyed many village industries. इस कारण आप देख सकते हो कि हमारे देश का एक इन्फ्लेशन देखा गया, जिस कारण हमारे देश के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे इनका दाम बढ़ने लगा. तो जो लोग थे जिन्होंने अभी अपनी नौकरी खोई थी कोर्ट में, इनको ऐसा लगा कि भाई ये एग्रीकल्चरल काम करते, हम लोग खेती बाड़ी करते, तो जो हम चीज़ बेचेंगे उसका ज़्यादा मुनाफा होगा. इस कारण आप देख सकते हो कि विलेज आर्टिशंस abandoned their hereditary craft and they shifted to agriculture. This shows how industrialization is not just about new machine-based production,
but also a story of growth of new social groups in society and new social relationships. तो आप अभी क्या समझे इसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने देखा कि ऐसे आर्टिशियंस और जो कोर्ट लोग थे, तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो पब्लिक थी वो घटने लगी, तो वो क्लास डिमिनिश होने लगा, और एग्रीकल्चर में हमने एक ग्रोथ देखी. आप जो हमारे प्रेसिडेंसीज है, ये वेस्ट बंगाल में हमने ना बोल सकते हैं बंगाल, फिर आपका मुंबई, बॉम्बे, और फिर आपका मद्रास. तो इन 3 जगहों में भी आपका मर्चेंट क्लास बढ़ने लगा. जो आपके ट्रेडर्स थे, जो आपके सी फेयरर्स थे, इनका क्लास ज़्यादा ऊपर आने लगा. Substitutes offered by East India Company and subsequently by the British government were land ownership and facilities of education and English. तो ये भी एक अर्बन मिडिल क्लास के लिए हेल्पफुल था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जागती की, उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट के हिसाब से उनको सिर्फ लैंड ओनरशिप और एजुकेशन एंड इंग्लिश दी, जिस कारण उनके लिए आगे के रास्ते खुल गए. वी नो ओनली अबाउट टू वेल दैट जमींदार्स बिकेम पैरासाइट्स इन लैंड. तो जमींदार्स लिटरली जमीन पे आपको चूसने लगे, आपकी जिंदगी से पैसे लेने लगे, और जो ग्रेजुएट्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो जॉब हंटर्स बन गए. Cities had a key role in the economic system of empires. Coastal cities such as Mumbai, Kolkata and Chennai were favored. Primary commodities could be easily exported and manufactured goods could be cheaply imported. तो मतलब इन जगहों में ऐसा डेवलपमेंट क्यों देखा गया, क्योंकि यहाँ से प्राइमरी कमोडिटीज हमको बाहर से लाना था, वो इजीली एक्सपोर्ट होने लगा, और हमारे देश की जो मैन्युफैक्चर थी, वो सारे गुड्स को हम लोग सस्ते दामों में इंपोर्ट करने लगे थे. Colonial cities were the prime link between economic center or core in Britain and the periphery or margins in colonized India. In this sense, we could also say कि this was the concrete expression of global capitalism. For example, British India में Bombay was a planned and redeveloped. तो मतलब बॉम्बे को प्लान और रीडेवलप करवाया गया था 1900 में, जिससे 3/4 ऑफ इंडियाज रॉ कॉटन व शिप थ्रू द सिटी. तो मतलब बॉम्बे को इस तरह से डेवलप किया गया कि हमारे देश के 3/4 से ज़्यादा का कॉटन प्रोडक्शन आसानी से सिटी से हम लोग बाहर शिफ्ट कर सके. कैलकाटा एक्सपोर्टेड जूट टू डंडी. मद्रास सेंट कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाइस एंड कॉटन टू ब्रिटेन. तो आपको ये एक छोटा सा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि कौन से पोर्ट से क्या क्या चीज़ को हम लोग बाहर भेजते थे देश के. Urbanization in the colonial period saw decline of some earlier urban centers and the emergence of new colonial cities. Kolkata as a city was one of the first such city जिन्होंने एक colonial city के नाम पे emerge किया था. In 1690, an English merchant named George Charnock arranged to lease 3 villages. इनके नाम क्या थे? कोलिकाता, गोविंदपुर एंड सुटानुटी बाय द रिवर हुगली टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट. तो इन तीनों को जॉर्ज चार्नोक ने लीज पे लिया था, एंड दीज 3 वर विलेजेस, ये हुगली रिवर के पास में थे, टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट. 1698 में फोर्ट विलियम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिवर फॉर डिफेंसिव पर्पसेस एंड अ लार्ज ओपन एरिया वाज क्लियर्ड अराउंड द फोर्ट फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट. फोर्ट एंड द ओपन एरिया, ये जो ओपन एरिया था इसको कहते थे मैदान. अगर आप लोग कोलकाता में रहते तो आपको पता होगा मैदान कितना फेमस जगह यहाँ का. फॉर्म द कोर ऑफ सिटी दैट इमर्ज्ड रादर रैपिडली. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2 फ्रॉम द टी प्लांटेशंस. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिस कारण आप हमारे साथ जुड़कर या सीबीएसई फैमिली में रोज हमारे डेली एजुकेटिव वीडियोस के साथ कुछ नया सीखोगे. थैंक यू.